अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 13 का ये लेक्चर नंबर 11 जिसमें हम गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे। करिकुलम में दिए गए लर्निंग आउटकम को देखें तो हमें कहा गया कि करंट कैरिंग कॉइल जिसको कि एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो उस पर एक टार्क अप्लाई होता है, टर्निंग इफेक्ट आता है। हम उस टर्निंग इफेक्ट को लेकर किस तरह से गैल्वेनोमीटर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और किस तरह से उसकी वर्किंग को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस लर्निंग आउटकम को हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। आगाज करते हैं गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन से। डेफिनेशन वही है बेसिक जो आप मैट्रिक में सीख चुके कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से न सिर्फ हम जो करंट है करंट को न सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं बल्कि मेजर भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ख्याल रहे कि गैल्वेनोमीटर स्मॉल जो करंट्स हैं उनको मेजर करने के लिए यूज होता है। उसकी वजह यह है कि गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है। सेंसिटिव डिवाइस होने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि हम जो गैल्वेनोमीटर की मदद से करंट मेजर करते हैं ना, वो एक इसके अंदर जो कॉइल प्लेस की जाती है उस कॉइल की डिफ्लेक्शन की मदद से मेजर करते हैं। उस कॉइल के साथ एक पॉइंटर जो है वो अटैच होता है। नीचे जब कॉइल ओसिलेट होती है करंट पास करने के ऊपर तो ये जो पॉइंटर है ये किसी एक डायरेक्शन में लेफ्ट या राइट साइड पे ये डिफ्लेक्ट करेगा। तो जितनी डिफ्लेक्शन होती है उस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को लेके हम करंट जो है वो मेजर कर लेते होते हैं, क्योंकि वो जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है अगर उसको थीटा से रिप्रेजेंट करें तो वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर बहुत ज़्यादा करंट पास हो ना तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाएगी। फुल स्केल डिफ्लेक्शन होने का मतलब है कि जितना बड़ा हमने ये जितने साइज का स्केल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है उस स्केल में किसी एक तरफ जो है वो पॉइंटर जाके हिट कर जाएगा, जैसे वहाँ से वो आगे जाने की कोशिश करता है बहुत ज़्यादा करंट पे, लेकिन आगे जा नहीं पाता है क्योंकि स्केल जो है वो एक हद पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो बहुत मैं आपको सेंसिटिविटी का मतलब बता रहा था कि बहुत थोड़े करंट पे स्टूडेंट, बहुत थोड़े करंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन जो है वो शो करता है गैल्वेनोमीटर। इसके कंस्ट्रक्शन में ऐसा फीचर मौजूद है, आगे जाके हम उसको देखेंगे, जिसकी वजह से बहुत थोड़े करंट पे ये काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेक्शन जो है वो शो कर लेता है। लिहाजा हम कहते हैं कि ये एक सेंसिटिव डिवाइस है, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। अगर इसी को लार्ज करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो फिर गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई किया जाता है और एम मीटर बनाया जाता है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके हम एम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ जो कि इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। गैल्वेनोमीटर की वर्किंग प्रिंसिपल इसका तो स्टूडेंट्स जैसा आपने इंट्रो में देखा, प्रीवियस लेक्चर में आप सीख के आए कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद हो तो स्टूडेंट्स जो कॉइल है उसकी दो साइड्स पे दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक ही कॉइल है उसके दो डिफरेंट पॉइंट्स पे दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस जब एक्ट करेंगी तो ये कपल बनाएंगी और कपल जो है वो टार्क लेके आएगा। हम गैल्वेनोमीटर को कंस्ट्रक्ट इस तरह से करते हैं कि उस टार्क के नतीजे में जो कॉइल है वो ओसिलेट करे, कॉइल जो है वाइब्रेट करे और उस वाइब्रेशन कॉइल की ओसिलेशन, कॉइल की वाइब्रेशन के आगे उसी कॉइल के साथ चूंकि हमने एक पॉइंटर अटैच किया होता है तो कॉइल जब नीचे वाइब्रेट कर रही होगी, ओसिलेट कर रही होगी तो उसके साथ जो अटैच पॉइंटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। दूसरे लफ्ज़ों में जब उस कॉइल में से करंट पास हुआ तो उस कॉइल के ऊपर जब टार्क ने एक्ट किया उस टार्क की मदद से एक डिफ्लेक्शन हमने हासिल की और उस डिफ्लेक्शन के एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को लेके हम करंट मेजर कर सकते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट। हमने प्रीवियस लेक्चर में इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी किया था और ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी निकाला था कि एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड पे जो टार्क अप्लाई होता है वो टार्क NIBA साइन थीटा के इक्वल है। अगर आप मैथमेटिकली बताना चाहें तो फिर गैल्वेनोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है
वो ये मैथमेटिकल फार्मूला है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। और अगर आप लफ्ज़ों में बताना चाहें तो इन अल्फाज को लेकर आप गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो आज की दुनिया में मॉडर्न गैल्वेनोमीटर्स हम यूज़ करते हैं, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स हैं। इनको जिस साइंटिस्ट ने पहली दफ़ा बनाया वो डी आर्सेनोवल था, इसलिए इन गैल्वेनोमीटर्स को डी आर्सेनोवल गैल्वेनोमीटर्स का नाम भी देते हैं। अब आते हैं हम मेन पार्ट की तरफ, तीसरे नंबर पे, जो कि इसकी कंस्ट्रक्शन है। स्टूडेंट्स, जैसे आपको बताया कि हमने मूविंग गैल्वेनोमीटर के ऊपर बात करनी है, तो मूविंग गैल्वेनोमीटर जो है उसको बनाने के लिए हमें एक कॉइल की ज़रूरत है। इस कॉइल को आयरन, जो सॉफ्ट आयरन है, उसकी एक कोर के ऊपर रैप किया हुआ है। सॉफ्ट आयरन का एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हमने कॉइल को रैप कर दिया है। और जब सॉफ्ट आयरन की कोर पे कॉइल को रैप कर दिया है तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मूव कर सकता है एक पिवट के ऊपर, या कह लें कि ये स्ट्रक्चर पिवटेड है। पिवटेड होने का मतलब है कि जैसे कोई चीज़ अपनी शाफ्ट के ऊपर, अपने एक्सेस के ऊपर रोटेट कर सके, मूव कर सके, टर्न कर सके। तो सॉफ्ट आयरन की कोर के ऊपर रैप्ड कॉइल जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर पिवटेड है, ये रोटेट कर सकता है, मूव कर सकता है। और इसको दो पोल्स के दरमियान में रखा गया है। ये दो पोल्स परमानेंट मैग्नेट के हैं और ये दोनों पोल्स जो हैं वो कनकेव शेप हैं। अब हमने यहाँ पे ये सीखना है कि जो परमानेंट मैग्नेट के पोल्स यूज़ कर रहे हैं हम, वो कनकेव शेप क्यों लिए और जो सॉफ्ट आयरन है उसको यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया। ये दोनों चीज़ें, दोनों रीजंस एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में पूछ ली जाती हैं, तो इसको अच्छे तरीके से आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स, जो मैग्नेट के पोल्स हैं वो कनकेव शेप बनाने का मकसद जो है वो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हम कॉइल को प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो। रेडियल मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। रेडियल होने के साथ साथ एक और एडवांटेज जो मिल जाता है वो ये कि इस तरह के अगर पोल्स होंगे, कनकेव शेप पोल होंगे, तो फील्ड पहले से या नॉर्मल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। और जो मेन फीचर है वो ये कि कनकेव जब होंगे पोल्स तो जो फील्ड होगा वो रेडियल फील्ड होगा। रेडियल फील्ड होने का एडवांटेज ये है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कॉइल के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करेगी, और जब मैग्नेटिक फोर्स कॉइल के ऊपर परपेंडिकुलर एक्ट करेगी तो जो टॉर्क है वो मैक्सिमम होगा। जितना मैक्सिमम टॉर्क आना चाहिए उतना मैक्सिमम टॉर्क हम अचीव करते हैं। तो फिर इस बात का मतलब क्या हुआ कि हम एक्चुअल में कॉइल के ऊपर टॉर्क मैक्सिमम करना चाहते हैं, उसके ऊपर इस मकसद के लिए हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल बनाना है, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हासिल करने के लिए हमने जो पोल्स हैं उनको कनकेव शेप बना देना है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जिस डायग्राम के इस हिस्से के ऊपर जो है वो आप गौर करें तो जो पोल्स हैं वो कनकेव शेप दोनों तरफ आपको नज़र आ रहे हैं। दोनों तरफ ये जो कनकेव शेप पोल्स हैं इनके एंड्स को अगर मैं डॉट्स लगा के कनेक्ट कर दूं तो आप देख सकते हो, तो ये एक कैविटी से बन गई, सर्कुलर कैविटी। ये सर्कुलर कैविटी बन गई जिसका हम एक सेंटर मार्क कर सकते हैं। यहाँ सेंटर मार्क कर दिया। अगर ये सर्कुलर कैविटी बन गई है, इसका एक सेंटर मार्क कर लिया है, तो सेंटर से हम रेडियस भी मार्क कर सकते हैं। मुख्तलिफ जगह पे हम रेडियल लाइंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ रेडियल लाइंस जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ, मुख्तलिफ रेडियल लाइंस। अब मैं अगर आपसे पूछूं, बताइए कि ये जो सर्कुलर कैविटी बन गई है जिसके अंदर हमने कॉइल को प्लेस कर रखा है, तो बताइए उस कॉइल के ऊपर एक्ट करने वाली जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं उनकी डायरेक्शन क्या है। तो आप बताएंगे कि उन मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन वही है जो कि ये रेडियस की लाइंस जो हैं जिनको रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी मैग्नेटिक फोर्स इन्हीं रेडियल लाइंस के ऊपर एक्ट करती है। वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि जो हमने मैग्नेटिक पोल लिया वो कनकेव शेप लिया। कनकेव शेप लिया तो ये जो कैविटी है रेडियल बन गई, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर हो गया तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसे एक्ट करेंगी? वो मैग्नेटिक फोर्सेस उन लाइंस के ऊपर एक्ट करेंगी जिन लाइंस के ऊपर जो है वो रेडियस एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि आप मैग्नेटिक फोर्सेस ड्रॉ करें,
डायग्राम में, तो आप एक सेंटर एज्यूम करें और उसके ऊपर ये रेडियस की जो लाइंस हैं या डिफरेंट रेडियाई है वो ड्रॉ कर लें। जितने भी आप ये रेडियल लाइंस ड्रॉ करते हैं, इन्हीं रेडियल लाइंस के ऊपर मैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट करती हैं। और मैग्नेटिक फोर्सेस जब कॉइल के परपेंडिकुलर होंगी तो इससे मैक्सिमम टार्क प्रोड्यूस होगा, जैसे कि यहाँ हमने थ्योरी में देखा। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर की। सॉफ्ट आयरन कोर इस्तेमाल करने के दो मकासद हैं, या इसके कह लें दो एडवांटेजेस हैं। एक तो इससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन की जो परमेबिलिटी है टू फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो ज़्यादा है। दूसरा जो एडवांटेज आता है वो ये कि जो कॉइल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बढ़ जाता है। ये खाली इनर्शिया का वर्ड मौजूद है, अगर पूरी बात करें तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो फर्स्ट ईयर में हम सीख चुके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉइल का बढ़ जाएगा। कॉइल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने का फ़ायदा क्या होता है कि कॉइल के अंदर स्टूडेंट्स जो ओसिलेट करने की, वाइब्रेट करने की कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो ज़्यादा आ जाती है, ओसिलेशन ज़्यादा आ जाती हैं। यही वो फीचर है गैल्वेनोमीटर के स्ट्रक्चर में, जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि गैल्वेनोमीटर में एक सेंसिटिविटी ज़्यादा है। ये एक सेंसिटिव डिवाइस है, और ये सेंसिटिव डिवाइस होने की जो वजह है वो इसकी कंस्ट्रक्शन में छुपी हुई है। तो इसमें जो कॉइल हम यूज़ करते हैं, उस कॉइल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सॉफ्ट आयरन को इस्तेमाल करने की वजह से बढ़ जाता है, और इसके बढ़ने से जो ओसिलेशन की एबिलिटी है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बढ़ने से ओसिलेशन की जो एबिलिटी है कॉइल की, वो बढ़ जाती है। तो हमें बहुत थोड़े से करंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है, और गैल्वेनोमीटर जो है वो सेंसिटिव डिवाइस के तौर पे बिहेव करता है। फिर यहाँ पे हमें, जैसे मैंने कहा कि कॉइल जो है उसकी डिफ्लेक्शन को, उसकी टर्निंग को हमने डिफ्लेक्शन की सूरत में ऑब्जर्व करना है, तो हमें कॉइल के साथ एक हल्का सा पॉइंटर अटैच करना है। आप मिरर भी अटैच कर सकते हैं और मिरर से आप डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पॉइंटर यूज़ किया जाता है। एक लाइट पॉइंटर जो है वो अटैच किया जा सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये पॉइंटर एक जो स्केल है उसके साथ जो है वो एसोसिएटेड है, और इस पॉइंटर की डिफ्लेक्शन स्केल के ऊपर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्केल के ऊपर जो है वो हमने कैलिब्रेशन कर रखी है। तो कैलिब्रेशन करने का मतलब है कि हमने पहले डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में ये सीख लिया कि एक एंगल जो आ रहा है वो एंगल जो है कितने जो है वो मिली एम्पेयर के इक्वल हो सकता है। मिसाल के तौर पे समझाने के लिए 5 डिग्री की जो डिफ्लेक्शन है, फ़र्ज कर लो वो 1 मिली एम्पेयर के इक्वल है, या यूं कह लें 1 मिली एम्पेयर से 5 डिग्री की जो है वो डिफ्लेक्शन आती है। तो फिर इस रिलेशनशिप को पहले हमने स्टडी कर लिया, और फिर इस रिलेशनशिप को सामने रखते हुए हमने एक स्केल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया, जिसमें जो है वो कैलिब्रेशन है, मार्किंग है, और ये मार्किंग जो है ये रिप्रेजेंट करती है मिली एम्पेयर्स को। 0 मिली एम्पेयर है, 1 मिली एम्पेयर है, 2 मिली एम्पेयर है, 3 मिली एम्पेयर है, 4 मिली एम्पेयर है, एंड सो ऑन। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। स्केल डिफरेंट तरह के आते हैं, तो डिफरेंट तरह के स्केल्स में डिफरेंट तरह की कैलिब्रेशन होती है। एनीवेज, मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ कि ये मार्किंग या कैलिब्रेशन करते कैसे हैं। अलग से एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें ये देखा जाता है कि कितना मिली एम्पेयर करंट जो है वो कितनी जो डिफ्लेक्शन है, कितने एंगल की डिफ्लेक्शन देता है। एक रिलेशनशिप बनाते हैं और उस रिलेशनशिप को सामने रखते हुए स्केल जो है वो कैलिब्रेट किया जाता है। तो एक वेल कैलिब्रेटेड स्केल के साथ जो है वो एसोसिएटेड है ये लाइट पॉइंटर, जिसके ऊपर एंगुलर जो डिफ्लेक्शन है स्केल के ऊपर जो पॉइंटर की एंगुलर डिफ्लेक्शन है वो ऑब्जर्व करके तो हम करंट मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट, जो कॉइल है वो न सिर्फ पिवटेड है, बल्कि उस कॉइल का एक और फीचर भी है, और ये भी इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉइल के एक हिस्से को एक स्प्रिंग के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। कॉइल का जो एक एंड है उसको एक स्प्रिंग के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया जाता है। इसकी वजह क्या है, इसका फ़ायदा क्या है कि जब कॉइल करंट की वजह से टर्न करेगी, कॉइल करंट पास होने की वजह से टर्न करेगी, तो जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग में ट्विस्टिंग आएगी। और हम ये फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं कि स्प्रिंग जब ट्विस्ट करेगा तो उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो जैसे ही करंट हटेगा
तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है पॉइंटर को वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएगी। अगर हम ये स्प्रिंग यूज नहीं करते तो करंट पास होने की वजह से जो पॉइंटर है वो एक पोजीशन पे आ गया, डिफ्लेक्ट कर गया, ये फिर वापस नहीं जाएगा। इसको वापस भेजने के लिए भी तो डिफ्लेक्शन चाहिए ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कॉइल के एक एंड को स्प्रिंग के साथ अटैच कर देते हैं। करंट पास होने पे जब कॉइल टर्न करती है तो स्प्रिंग में ट्विस्टिंग आती है। ट्विस्टिंग की वजह से स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाती है। जैसे ही करंट रिमूव होता है तो रीस्टोरिंग फोर्स उस पॉइंटर को वापस ओरिजिनल पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे वापस लेकर आती है। ये इसका एडवांटेज है। ये इसकी वर्किंग में भी हम ऐड करेंगे, वर्किंग में भी ये कंसेप्ट रिपीट होगा। तो स्टूडेंट्स स्प्रिंग के साथ जो है वो अटैच कर दिया। जैसे मैंने कहा कि रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी, रीस्टोरिंग फोर्स रीस्टोरिंग टार्क को लेके आएगी और रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो पॉइंटर को उसकी इनिशियल स्टेट पे, मीन पोजीशन पर लेके आएगा। जैसे ही जो करंट फ्लो हो रहा था, जैसे ही वो करंट फ्लो होना रुकेगा, स्टॉप करेगा, तो पॉइंटर को वापस उसकी इनिशियल मीन पोजीशन पे लेके आने का जो वजह बनता है वो वजह ये स्प्रिंग है, जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स है रीस्टोरिंग टॉर्क। अब बात आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स और दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ आते हैं और वो गैल्वेनोमीटर की वर्किंग है। तो स्टूडेंट्स जैसे अभी ऊपर आप देख चुके, आपको महसूस हुआ होगा कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें मौजूद कॉइल के ऊपर फिर दो टार्क्स एक्ट करेंगे। एक जो टार्क है वो करंट की वजह से है, क्योंकि जब करंट जो है वो पास हुआ उस कॉइल में से तो एक मैग्नेटिक फोर्स ने एक्ट किया कॉइल के ऊपर। वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक टार्क लेके आती है। इस टार्क के नीचे हम MAG सबस्क्रिप्ट लगा देंगे, MAG फॉर मैग्नेटिक। फिर अभी आपने देखा कि वो कॉइल स्प्रिंग के साथ भी अटैच्ड है, तो स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से रीस्टोरिंग टार्क आता है, जिसको हमने टार्क के सिंबल के नीचे RES लिख दिया। RES जो है वो रीस्टोरिंग टार्क को इंडिकेट कर रहा है। तो दो टार्क्स हैं जो कॉइल के ऊपर एक्ट करते हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, एक रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। अब दोनों को अलग अलग हम डिस्कस कर लेते हैं। जो मैग्नेटिक टार्क है वो कितना प्रोड्यूस होगा, ये हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में प्रिंसिपल की हेडिंग में भी देखा था और पिछले लेक्चर में भी सीख चुके कि करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर जो टार्क एक्ट करता है उस टार्क को NIBA साइन थीटा के इक्वल हम लिख सकते हैं। यहाँ पे नीचे MAG लिख दिया। टार्क के ऊपर जो है वो वेक्टर का सिंबल, ये साइन अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ हम सिर्फ टार्क के मैग्नीट्यूड को फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे n मौजूद है तो इसका मतलब है कि n नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो कॉइल के अंदर अगर मौजूद हों तो फिर स्टूडेंट्स जो है वो NIBA साइन थीटा, और अगर सिंगल टर्न मौजूद है तो फिर IBA साइन थीटा। एनीवेज यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो, जैसे ऊपर बात की, तो मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होने की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कॉइल के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। तो जो थीटा बनेगा वो स्टूडेंट्स 90 डिग्री का बनेगा। लिहाजा फिर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, थीटा में उसकी वैल्यू 90 पुट करें, साइन 91 आ गया। चूँकि मैक्सिमम टार्क करेगा n नंबर ऑफ कॉइल्स के साथ, n नंबर ऑफ टर्न्स के साथ जो कॉइल है, तो फिर साइन 90 वैल्यू पुट करके NIBA, और NIBA फिर मैक्सिमम मैग्नेटिक टार्क को रिप्रेजेंट करता है। एक कॉइल के ऊपर जो मैक्सिमम मैग्नेटिक टॉर्क एक्ट करेगा। ऊपर जो मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता रहा था तो आपको बताया कि जो हम कनकेव शेप ले रहे हैं मैग्नेटिक जो पोल है उसकी वजह ये है ताकि मैक्सिमम जो मैग्नेटिक टॉर्क है वो एक्ट करे। तो अब आपने देख लिया वो NIBA के इक्वल आता है। अब आते हैं दूसरे टॉर्क की तरफ। दूसरा टॉर्क जो है वो रीस्टोरिंग टॉर्क है। रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो स्टूडेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कॉइल के एक एंड को स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया। तो जब करंट पास होने पे कॉइल रोटेट करती है तो स्टूडेंट इस रोटेशन की वजह से जो स्प्रिंग है उसमें एक ट्विस्ट आता है, और ये ट्विस्टिंग के नतीजे में स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाती है। वो रीस्टोरिंग फोर्स रीस्टोरिंग टार्क लेके आती है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पता चलता है कि वो रीस्टोरिंग टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
एंगल के। कौन सा एंगल? जिस एंगल के ऊपर स्प्रिंग में जो है वो ट्विस्टिंग प्रोड्यूस हुई, तो इसको एंगल ऑफ ट्विस्टिंग कह सकते हो, इसको एंगल ऑफ टॉरियन कह सकते हो कि जो ट्विस्टिंग स्प्रिंग में आ रही है उस ट्विस्टिंग को हम टॉरियन भी कह सकते हैं। एक और लफ्ज़ है ट्विस्टिंग के लिए टॉरियन, तो इसको एंगल ऑफ टॉरियन भी बोला जा सकता है। इसको आप थीटा के अलावा किसी और साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि थीटा ऊपर हम एक बार यूज़ कर चुके, तो नीचे या तो इस थीटा को थीटा 1 कह दें, फिर यहाँ पे आप थीटा यूज़ करेंगे उसको थीटा 2 फिर आप कह देंगे, या फिर कोई और आप साइन ले लें, जैसे कि आप यहाँ पे आप फाई एंगल जो है ले सकते हैं, आप साई ले सकते हैं, कोई और लेटर ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। एनीवेज, तो ये जो रीस्टोरिंग टार्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ टॉरियन के या एंगल ऑफ ट्विस्टिंग के। अब इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वालिटी में लाने के लिए राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो सी है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और ये स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है, स्प्रिंग की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। अगर इस स्प्रिंग कांस्टेंट को एक तरफ करना हो तो स्टूडेंट्स फिर इसको आप इधर लेकर एंगल को इधर लाकर आप डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर आ गया रीस्टोरिंग टार्क और नीचे आ गया जी एंगल ऑफ टॉरियन या एंगल ऑफ ट्विस्टिंग। सी एक तरफ हो जाएगा, सी एक तरफ हो जाएगा तो अब आप उसको रीड कर सकते हैं। रीड कर सकते हैं कैसे रीड करेंगे? ऊपर आप देखें न्यूमिनेटर में क्या है, न्यूमिनेटर में है रीस्टोरिंग टॉर्क और नीचे क्या है, एंगल मौजूद है ट्विस्टिंग का। तो फिर आप इसको कैसे पढ़ेंगे? रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, क्योंकि जो एंगल है वो ट्विस्टिंग को शो कर रहा है और पर जो टॉर्क है तो टॉर्क पर ट्विस्ट, ये आप इस फार्मूला को रीड कर सकते हो। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ऑफ ट्विस्ट। अगर इसको आप लफ्ज़ों में लिखना चाहें तो आप इसे ऐसे ही मेंशन करेंगे। एनीवेज, ये सी डिपेंड करता है जो नेचर है इस स्प्रिंग की कि स्प्रिंग किस मटेरियल का बना हुआ है। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने यूज़ करना है नेट टॉर्क निकालने के लिए। स्टूडेंट्स, नेट टॉर्क हमने निकालना है तो दोनों टॉर्क का सम लेना पड़ेगा। नेट टॉर्क जो कॉइल के ऊपर एक्ट कर रहा है वो सम ऑफ द बोथ टॉर्क्स, एक मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक्ट करने वाला मैग्नेटिक टॉर्क और एक रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक्ट करने वाला रीस्टोरिंग टॉर्क। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, मिला लेंगे तो नेट टॉर्क हमें मिल जाएगा। अब इसमें से एक को काउंटर क्लॉकवाइज और एक को क्लॉकवाइज आपने कंसिडर करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसको आप काउंटर क्लॉकवाइज लेते हो, किसको आप जो है वो क्लॉकवाइज लेते हो, रिजल्ट आपके पास एक ही जैसा आएगा। तो अगर हम मैग्नेटिक टॉर्क को काउंटर क्लॉकवाइज लें तो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो पॉजिटिव लिया जाता है, तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक टॉर्क है उसको हम पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे और जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज होगा और क्लॉकवाइज टॉर्क को हम माइनस के साइन से लेते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम मिला के फिर नेट टॉर्क ले सकते हैं। तो जो नेट टॉर्क है वो दोनों टॉर्क को ऐड करने से मिलेगा। तो जो मैग्नेटिक टॉर्क है उसको चूंकि हमने काउंटर क्लॉकवाइज लिया तो उसको पॉजिटिव लिख रहे हैं, यहाँ पे नेट निकालना है तो उसको ये ऐड करना है तो प्लस का साइन आएगा। और दूसरा जो टॉर्क है जो कह लें कि रीस्टोरिंग टॉर्क है, रीस्टोरिंग टॉर्क फिर ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज हुआ और क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में हम सीख चुके, इसलिए माइनस का साइन यहाँ पे यूज़ हुआ, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस यहाँ पे आ जाएगा और नेट टॉर्क इज इक्वल टू टी मैग, या आप इसको टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक टॉर्क माइनस रीस्टोरिंग टॉर्क आप लेंगे। अब अगर नेट टॉर्क ज़ीरो है एक्विलिब्रियम वाली स्टेज पे तो फिर आप नेट टॉर्क ज़ीरो पुट कर सकते हैं और फिर इस फार्मूले को रीअरेंज कर सकते हैं। रेस्ट की जो स्टेज है एक्विलिब्रियम की स्टेज है, उस स्टेज पे दोनों टॉर्क जो है वो इक्वल है तो नेट टॉर्क जो है वो ज़ीरो होगा। जब एक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या हुआ बच्चे, कि जो मैग्नेटिक टॉर्क है और जो रीस्टोरिंग टॉर्क है दोनों बराबर हुए, दोनों बराबर हुए तो जो नीडल है या पॉइंटर है वो मूव नहीं कर रहा, रेस्ट के ऊपर होगा, रेस्ट के ऊपर होगा, इसका मतलब नेट टॉर्क ज़ीरो, तो नेट टॉर्क ज़ीरो की वैल्यू पुट करें। अब इसमें से आप जो रीस्टोरिंग टॉर्क है दूसरी तरफ लाएं तो इस तरफ प्लस में अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो मैग्नेटिक टॉर्क के इक्वल हो गया और यही जो यहाँ पे लफ्ज़ों में लिखा है एट एक्विलिब्रियम, तो एक्विलिब्रियम पे होने का मतलब भी यही था और मैथमेटिकली ये चीज़ भी नज़र आ रही है
यही वजह है कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि आप जो मैग्नेटिक टॉर्क है उसको अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज लेते हैं और जो रीस्टोरिंग टॉर्क है उसको क्लॉकवाइज लेते हैं तो भी यही रिजल्ट आएगा, और अगर आप अपोजिट लेते हैं तो भी जब आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे रिजल्ट यही आएगा, रिजल्ट एक ही जैसा आएगा। अब इसको आप रीअरेंज करके मैग्नेटिक टॉर्क को एक तरफ लिख लें, रीस्टोरिंग टॉर्क को दूसरी तरफ लिख लें। ये इक्वेशन 3 होगी स्टूडेंट्स, इसमें गौर करें तो मैग्नेटिक टॉर्क है और रीस्टोरिंग टॉर्क है, दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में रिस्पेक्टिवली हम डिराइव कर चुके हैं। तो हमने वैल्यूज पुट कर लेनी है, लेकिन उसके लिए हम चौथी हेडिंग बना लेते हैं डेरिवेशन की, जिसके अंदर हमने ये प्रूव करना है कि जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर या कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। उस चीज को हम डेरिवेशन की चौथी हेडिंग में प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलें वैल्यूज पुट करते हैं। इक्वेशन 1 से मैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू पुट कर दें, इक्वेशन 2 से रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू पुट कर दें। यहाँ से आई एक तरफ लेना है तो बी और एन को दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर देना होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया आई इज इक्वल टू सी और उसके साथ फाई है डिवाइड बाय एन ए बी, जिसको आप नैब कह सकते हैं, और हर पाकिस्तानी को पता है कि नैब क्या है, वो अच्छी तरह से जानता है, तो इसको रिलेट कर सकते हो। एनीवेज आई इज इक्वल टू सी फाई ओवर नैब। अब ये जो पूरा फैक्टर है इसमें अगर आप गौर करें तो ये जो एंगल है ये तो हो गया वेरिएबल, लेकिन बाकी जो तीन चीज़ें हैं वो एक तरह से तीन चारों चीज़ें कांस्टेंट हो गई। ये कांस्टेंट है जिसको हमने स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम दिया सी। जो एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल हैं। जब अब एक कॉइल हम ले रहे हैं, बना लिया, तो उसमें बनाते वक्त हमने खुद फैसला किया कि इस कॉइल में हमने इतने टर्न्स रखने हैं तो वो रख लिए, तो एन एक कांस्टेंट हो गया। ए जो है वो एरिया है कॉइल का, तो वो भी कांस्टेंट हो गया, और बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, जो परमानेंट मैग्नेट है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है तो वो बी से शो हो रही है, वो भी एक कांस्टेंट है। तो ये पूरा फैक्टर ही एक तरह से कांस्टेंट हो गया। तो इस पूरे फैक्टर कांस्टेंट को अगर हम एक तरफ करके हटा दें तो फिर हम देख सकते हैं कि आई जो है वो इस एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कि जो करंट आई है प्रोपोर्शनल टू दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमने लिख लिया। तो इसको आप अगेन जौन से चाहे साइन से आप लिख लें, जो ऊपर साइन इस्तेमाल करते आ रहे हैं उसी को नीचे लेके आता है। तो यहाँ से साबित हो गया कि जितना करंट पास होता जाएगा उतनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती जाएगी। आप कह सकते हैं कि सर ये तो वो वाला एंगल था जो कि स्प्रिंग में ट्विस्टिंग के नतीजे में प्रोड्यूस हुआ, ये ट्विस्टिंग एंगल है, तो इसको कॉइल के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं? भाई कॉइल ने रोटेट किया, कॉइल ने डिफ्लेक्ट किया तो ट्विस्टिंग आई थी ना। अगर करंट ही पास ना होता तो कॉइल में रोटेशन ना आती, डिफ्लेक्शन ना आती, तो फिर स्प्रिंग में कैसे ट्विस्टिंग आ जाती? तो इसका मतलब है कॉइल की जो रोटेशन है स्प्रिंग में आने वाली ट्विस्टिंग के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है कि कॉइल में जो डिफ्लेक्शन आई वो करंट की वजह से आई, और फिर उसी करंट की वजह से उसी करंट की वजह से फिर जो स्प्रिंग है उसमें ट्विस्टिंग आ रही है। तो उस ट्विस्टिंग एंगल को यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा करंट से उतनी ज़्यादा कॉइल में जो है वो डिफ्लेक्शन होगी, कॉइल में उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होने से स्प्रिंग में उतना ज़्यादा ट्विस्टिंग एंगल जो है वो जनरेट होगा, क्रिएट होगा। तो इस तरह से आप फिर कह सकते हैं कि जो ट्विस्टिंग है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। इसी चीज़ को लेके हम मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट करंट यूजिंग दी गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर इसी बुनियादी रिलेशनशिप के ऊपर खड़ा है कि गैल्वेनोमीटर में करंट हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको यूज़ किया जा सकता है करंट को डिटेक्ट करने के लिए और मेजर करने के लिए। जो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर है जिस का जिक्र हमने डेफिनेशन में किया था, उस सेंसिटिविटी को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस फैक्टर को बुनियाद बनाकर। क्योंकि ये फैक्टर अगर ऊपर गौर करें तो ये फैक्टर एसोसिएटेड है किसके साथ? इसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। मैं अगर इसको साइड पे लिख दूं आपके लिए तो बेहतर तौर पे आप विजुलाइज कर सकते हैं। जो ये फैक्टर है जिसको हम एक कांस्टेंट के तौर पे ले रहे हैं सी बाय नैब, इसको मैंने साइड पे लिख दिया।
और जो स्टूडेंट एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एंगल है, उसको हम एक तरफ करके लिख लेते हैं। तो फिर आप गौर करें तो ये कांस्टेंट फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। इसका मतलब है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है जो ऊपर नीचे होनी है वो इस फैक्टर के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगी। तो इसमें सी को एडजस्ट कर लें, एन को एडजस्ट कर लें, ए और बी को एडजस्ट कर लें, तो फिर हम जो डिफ्लेक्शन है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और डिफ्लेक्शन एडजस्ट करने का मतलब है कि हम गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी इन 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है: स्प्रिंग कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल का जो एरिया है और जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, यानी ये पूरे का पूरा फैक्टर। यही चीज़ यहाँ पे आखिर में इस पॉइंट में आपको देखने को मिली कि अगर हम इस फैक्टर को एडजस्ट कर लेते हैं तो हम डिफ्लेक्शन एंगल को एडजस्ट करेंगे, और डिफ्लेक्शन एंगल को एडजस्ट करने का मतलब है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर को कम ज़्यादा कर लेना, एडजस्ट कर लेना। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग और इसके साथ जुड़े हुए जो कंसेप्ट्स थे आपको अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। तो क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।